नमस्कार दोस्तों, हम देख रहे थे कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक का राजस्थान अध्ययन, जिसके अंदर कक्षा 6, 7, 8 और 9 का राजस्थान अध्ययन हमने कंप्लीट देख लिया था, जिसकी क्लासें आपको अलग अलग नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई कक्षा 6 राजस्थान अध्ययन, कक्षा 7, कक्षा 8, कक्षा 9 राजस्थान अध्ययन इस प्रकार मिल जाएगी, वहाँ पर देख सकते हैं। कक्षा 10 का राजस्थान अध्ययन है वो जो हमारे चल रहा था, और जो अब तक क्लासें यानी अध्याय नंबर 10 की आज क्लास चलेगी। एक अध्याय और बचा है कक्षा 10 का, इसी के साथ कक्षा 6 से 10 तक का कंप्लीट हो जाएगा। 11 और 12 नंबर क्लास हैं, 11 और 12 नंबर कक्षा की अध्याय है, उनकी कक्षाएं हमारी शेष बचेगी। बाकी जो अब तक क्लासें हुई है उनकी जो PDF है वो आपको कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के स्टोर में प्राप्त हो जाएगी दोस्तों। तो आज हमारा रहेगा कक्षा 10 का अध्याय नंबर 10 राजस्थान के पर्यटन स्थल। और बहुत सारे साथियों की पहले भी मांग थी कि सर पर्यटन स्थल कंप्लीट करवाइए। आज पर्यटन स्थल इसी प्रकार से लेकर आया हूं, और कक्षा 10 के अंदर भी बहुत बड़ा मैटर दिया हुआ है पर्यटन स्थल में। अगर आपके पास बुक है तो आप उठाकर देख सकते हैं मित्रों। जिलों के अनुसार जो हर जिले के अंदर कौन कौन से पर्यटन स्थल है वो आपको पढ़ने का मौका यहां पर मिलने वाला है दोस्तों। तो चलते क्लास को, आज भाग नंबर 1 रहेगा, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है ये। एक दिन में इतनी लंबी क्लास मुमकिन नहीं थी, इसलिए 2 भागों में बांटकर इसका अध्ययन हम करेंगे दोस्तों। तो एक बार अनुरोध आपसे यही रहेगा कि जल्दी से शेयर कर दे। शेयर बहुत कम साथी करते हैं, कमेंट भी बहुत कम साथी करके बताते हैं, तो कमेंट करके बताते रहें, शेयर करते रहें, और लाइक है वो जरूर करें दोस्तों। लाइक का मतलब मनोबल बढ़ाना रहता है दोस्तों। चलिए सबसे पहले हम बात करें अजमेर जिले के पर्यटन स्थलों की, तो उनमें आता है 2.5 दिन का झोंपड़ा। सभी ने सुना इसके बारे में, 2.5 दिन का झोंपड़ा, तो देख लें इसके बारे में, पढ़ाई भी कर लें क्या होता है ये। मूल रूप से 2.5 दिन का झोंपड़ा कहलाने वाली इमारत एक संस्कृत महाविद्यालय थी दोस्तों। विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा इसको निर्मित किया गया था, परंतु बाद में सुल्तान महमूद गोरी के सेनापति ऐबक ने इस मस्जिद में तब्दील करवा दिया। जो ये संस्कृत पाठशाला या संस्कृत महाविद्यालय, इसको क्या कर दिया है मित्रों, मस्जिद में तब्दील करवा दिया है। हिंदू व इस्लामिक स्थापत्य कला के इस नमूने को सुल्तान इल्तुतमिश ने और ज़्यादा सुशोभित किया। इसका ये नाम पढ़ने के पीछे एक किंवदंती है कि इस इमारत को मंदिर से मस्जिद तब्दील करने में सिर्फ 2.5 दिन लगे थे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, 2.5 दिन का झोंपड़ा पड़ गया। दूसरा मत यह भी है कि मराठा काल के अंदर यहाँ पंजाब शाह बाबा का 2.5 दिन का उर्स भी होता था। पंजाब शाह बाबा का 2.5 दिन का उर्स होता था, इसलिए इसका 2.5 दिन का झोंपड़ा नाम पड़ा दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा 2.5 दिन का झोंपड़ा है कहां पर। 2.5 दिन का झोंपड़ा कहां पर है मित्रों, अजमेर के अंदर है। संस्कृत पाठशाला थी, विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा निर्मित थी, और ऐबक ने इसको क्या किया, जो है मस्जिद में तब्दील करवा दिया दोस्तों। आगे चलिए, नेक्स्ट अजमेर का आता है ख्वाजा साहब की दरगाह, बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। अजमेर में सर्वाधिक देसी व विदेशी पर्यटक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर मन्नत मांगने व मन्नत पूरी होने पर चादर चढ़ाने के लिए आते हैं दोस्तों। सभी धर्मों के लोगों में ख्वाजा साहब की बड़ी मान्यता है। ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम, सभी धर्म के लोग ख्वाजा साहब को मानते हैं दोस्तों। दरगाह में 3 मुख्य दरवाजे हैं। मुख्य द्वार निजाम दरवाजा हैदराबाद के नवाब द्वारा बनवाया गया था। 3 मुख्य, उनमें से जो मुख्य द्वार है निजाम दरवाजा है, वो किसके द्वारा बनवाया गया था, हैदराबाद के नवाब द्वारा। मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा शाहजहानी दरवाजा बनवाया गया, और सुल्तान महमूद खिलजी के द्वारा बुलंद दरवाजा है वो बनवाया गया। ये 3 मुख्य द्वार है, तीनों है, एक तो हैदराबाद के नवाब द्वारा, एक शाहजहां के द्वारा, और एक सुल्तान महमूद के द्वारा बनवाया गया। उर्स के दौरान दरगाह पर जो झंडा चढ़ाने की रस्म है के बाद बड़ी देग यानी तांबे का बड़ा कड़ाव जिसमें 4800 किलो तथा छोटी देग में 2240 किलो खाद्य सामग्री पकाई जाती है। इस खाद्य सामग्री पकाई जाती है जिसे भक्त लोग प्रसाद के तौर पर बांटते हैं दोस्तों। श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर इन दोनों देगों जो कढ़ाए हैं इनमें भोजन पकवाते हैं व बांटते हैं। सर्वाधिक आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ केवल शाकाहारी भोजन ही पकाया जाता है, मांसाहारी भोजन यहाँ पर पकाया नहीं जाता है दोस्तों। तीसरे अजमेर का जो पर्यटन स्थल है वो है आना सागर झील। आना सागर झील है, प्राकृतिक नहीं है, एक कृत्रिम झील है मित्रों ये, जिसे राजा अजयराज चौहान के पुत्र अर्णोराज चौहान ने बनवाया था। इन्हें अन्ना जी के नाम से पुकारा जाता था, और इन्हीं के नाम पर इसका नाम आना सागर झील रखा गया। अन्ना सागर झील दोस्तों। इसके निकट दौलत बाग है जो मुगल सम्राट जहांगीर के द्वारा बनाया गया।
इसके अलावा 5 बारहदरियाँ हैं जो सम्राट शाहजहाँ के द्वारा बनवाई गई। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, दौलत बाग और बारहदरियों से रिलेटेड क्वेश्चन आता रहता है। खूबसूरत समेत मार्बल में बनी जो बारहदरियाँ हैं हरे भरे वर्ष कुंजों से घिरी है। यहाँ सुस्ताने तथा मानसिक शांति के लिए पर्यटक आते रहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अजमेर का जो है वो है मेयो कॉलेज। भारतीय राजघरानों के बच्चों के लिए ये बोर्डिंग स्कूल हुआ करता। जो राजघराने के बच्चे थे उस समय उनके लिए बोर्डिंग स्कूल था। अंग्रेजों के समय में रिचर्ड बोर्क मेयो द्वारा 1875 ईस्वी में मेयो कॉलेज की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। इस भवन का स्थापत्य इंडो सार्सेनिक यानी भारतीय तथा अरबी शैली का अतुल्य उदाहरण है। संगमरमर से निर्मित यह भवन अत्यंत आकर्षण है। तो सीधा क्वेश्चन याद रखना है, जो मेयो कॉलेज है वो है कहाँ पर और किसके लिए इसको बनाया गया था दोस्तों। नेक्स्ट अजमेर का जो पर्यटन स्थल है वो है आपका सोनीजी की नसिया। 19वीं सदी में निर्मित यह जैन मंदिर भारत के समृद्ध मंदिरों में से एक है। इसके मुख्य कक्ष को स्वर्ण नगरी का नाम दिया गया। जो सोनीजी की नसिया है उसका जो मुख्य कक्ष है उसको स्वर्ण नगरी कहा जाता है। इसका प्रवेश द्वार लाल पत्थर से बना है तथा अंदर संगमरमर की क्या है, दीवारें हैं दोस्तों, जिन पर काष्ठ आकृतियां तथा सुंदर शुद्ध स्वर्ण पत्रों से जैन तीर्थंकरों की छवियों व चित्र है जो बने हुए हैं दोस्तों। ये थी सोनीजी की नसिया। नेक्स्ट है ब्रह्मा मंदिर। ब्रह्मा मंदिर कहाँ पर है, अजमेर के पास ही है, पुष्कर वहाँ पर दोस्तों, 11 किलोमीटर दूर है अजमेर से पुष्कर वहाँ पर। पूरे विश्व का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर पुष्कर में स्थित है और पुष्कर है अजमेर में। संगमरमर से निर्मित चांदी के सिक्कों से जड़ा हुआ लाल शिखर व हंस यानी ब्रह्मा जी का वाहन की छवि वाले मंदिर में ब्रह्मा जी की चतुर्मुखी प्रतिमा गर्भगृह में स्थापित है। चतुर्मुखी 4 मुखों वाली प्रतिमा है यहाँ पर दोस्तों। इसी मंदिर में सूर्य भगवान की संगमरमर की मूर्ति प्रहरी की भांति खड़ी है। इस मूर्ति की विशेषता यह है कि सूर्य भगवान की मूर्ति जूते पहने दिखाई दे रही है, यानी कि सूर्य भगवान की जो मूर्ति है ब्रह्मा मंदिर में वो क्या, जूते पहने हुए है दोस्तों। नेक्स्ट है सावित्री मंदिर। सावित्री मंदिर भी पुष्कर में है। ब्रह्मा मंदिर के पीछे ऊंची पहाड़ी पर सावित्री मंदिर है। तो कहाँ पर है, पुष्कर में। अब देखिए सावित्री जो ब्रह्मा की पहली पत्नी थी, जो ब्रह्मा जी की क्या थी, पहली पत्नी थी। मंदिर तक पहुंचने के लिए सुविधाजनक सीढ़ियां बनी हुई है। वर्तमान में अब सावित्री मंदिर पर रोपवे की सुविधा भी क्या है, उपलब्ध है। ऊपर चढ़कर मंदिर से नीचे की ओर झील, मंदिर या रेत के टीलों का विहंगम दृश्य बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ता है दोस्तों। पहाड़ी पर है और पहाड़ी से नीचे देखिए तो झील है, मंदिर है और रेत के धोरे हैं, वो देखने पर बहुत ही विहंगम दृश्य आपको मिलेगा। ऐसी किंवदंती है कि ब्रह्मा जी ने पुष्कर में अपना यज्ञ करने के लिए गायत्री से दूसरा विवाह किया था। इससे नाराज होकर पहली पत्नी सावित्री ने उन्हें श्राप दिया, जिसके फलस्वरूप ही पूरे विश्व में ब्रह्मा जी का केवल एक ही मंदिर है कि आपका एक ही ये मंदिर होगा, इसके अलावा मंदिर नहीं होगा, और एक ही मंदिर जो है ब्रह्मा जी का है दोस्तों। नेक्स्ट है पुष्कर सरोवर, जो अभी हमने पढ़ाई है। तीर्थराज के नाम से प्रसिद्ध पुष्कर सरोवर सभी तीर्थ स्थलों का राजा कहलाता है। राजस्थान में सभी तीर्थ स्थलों का राजा है वो है पुष्कर। इस सरोवर में डुबकी लगाने पर तीर्थ यात्रा संपन्न मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि अर्धगोलाकार रूप में लगभग 9 से 10 मीटर गहरी झील है और 500 से अधिक मंदिरों व 52 घाटों से घिरी हुई है। जो झील है 9 से 10 मीटर गहरी है और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट है कि 500 छोटे बड़े मंदिर है इसके पास और 52 घाट है मित्रों। 52 यहाँ पर मुख्य रूप से घाट है जो बने हुए हैं दोस्तों। ये थे अजमेर के पर्यटन स्थल। आगे चले तो आते हैं अलवर के पर्यटन स्थल, जिनमें आएगा पहला सरिस्का टाइगर रिजर्व। देखिए मित्रों, सरिस्का को 1 नवंबर 1955 को अभयारण्य का दर्जा दिया गया था। तत्पश्चात सन 1978-79 में टाइगर रिजर्व का दर्जा इसको प्रदान हुआ। पहले अभयारण्य का, फिर टाइगर रिजर्व का। इसका वन क्षेत्र 1213-1214 भी मिलता है, लेकिन हमारी बुक कक्षा 10 में 1213 दिए गया है, वर्ग किमी में है। बाघ के अलावा यहाँ विविध पशु पक्षियों में प्रजातियां हैं, जैसे नीलगाय, लोमड़ी, जंगली सुअर, खरगोश, तेंदुआ, चित्तल, सांबर, बंदर, ये पाए जाते हैं दोस्तों। पक्षियों में जंगल है, जंगल में बेबलर, बुलबुल, क्वील, कैस्ट्रेड, सरपटन, ईगल, रेड स्परकाउल, सैंड ग्राउज,
बेड पेकर आदि है जो आपको यहाँ पर पक्षियों के अंदर भी देखने को मिलेंगे। तो सरिस्का अभयारण्य अलवर के अंदर। नेक्स्ट है भानगढ़। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत सारे साथियों की सोच है कि हम भानगढ़ जाकर आएँ, तो जो भी साथी जाए सूरज थमने के बाद जरूर वहाँ अंधेरे का लुत्फ उठाए दोस्तों। देखिए भानगढ़ के बारे में अगर हम अध्ययन करते हैं तो सरिस्का वन्य अभयारण्य से 50 किलोमीटर दूरी पर भानगढ़ स्थित है। आमेर के महाराजा भगवान दास के पुत्र थे माधव सिंह ने अपनी प्रथम नगरी के रूप में भानगढ़ की स्थापना की थी। कालांतर में भानगढ़ के वीरान होने के संबंध में किंवदंतियां प्रचलित हो गई। भानगढ़ को भारत में सर्वाधिक रहस्यमय स्थान होने का गौरव प्राप्त है। अगर रहस्यमय किलों की बात की जाए तो आपका भानगढ़ उसमें 1 नंबर पर आता है। आज भी इस किले के खंडरों में 7 मंजिला महल के अवशेष, सुव्यवस्थित बाजार है, दुकानें हैं, सोमेश्वर महादेव मंदिर है, गणेश मंदिर है, तालाब है, ये सभी आपको भानगढ़ के अंदर देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। दिन के अंदर यहाँ पर आप सैर कर सकते हैं, रात्रि के समय आपको रुकने की सुविधा यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट है मुंशी महारानी की छतरी। ये भी कहाँ पर है? अलवर में है। महाराजा बख्तावर सिंह की रानी मुंशी रानी की स्मृति में महाराजा विनय सिंह द्वारा बनाई गई इस छतरी की वास्तुकला भारतीय व जो इस्लामिक शैली है उसका क्या है? मिश्रण है। सफ़ेद संगमर से बनी इस छतरी में 12 विशाल स्तंभ है, 27 अन्य स्तंभ है। 12 तो विशाल स्तंभ है और 27 अन्य स्तंभ इसमें लगे हुए। इसके आंतरिक भाग में भगवान श्री कृष्ण, श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मी जी और सीता माता की छवियां हैं, वो चित्रित है दोस्तों। अरावली की पहाड़ियों से गिरी तथा सिटी पैलेस व गेब सागर झील और मंदिर के पास ये छतरियां शोभायमान है। महाराजा बख्तावर सिंह के जीवन से संबंधित चित्रण भी इस छतरी पर विद्यमान है। मुंशी महारानी पर जो छतरी है उस पर किस महाराजा का चित्रण किया गया है? जीवन का संबंधित चित्रण किया गया महाराजा बख्तावर सिंह से संबंधित। ये थी मुंशी महारानी की छतरी। नेक्स्ट है भर्तृहरि मंदिर। भर्तृहरि मंदिर भी कहाँ पर है? अलवर में। राजा भर्तृहरि अलवर के एक वैरागी शासक थे। उनके जीवन के अंतिम वर्ष यही बीते थे, जहाँ पर मंदिर है वहीं पर। महाराजा जयसिंह ने 1924 ईस्वी में भर्तृहरि के मंदिर को नया स्वरूप दिया। मंदिर में एक अखंड ज्योत सदैव प्रज्वलित रहती है। यहाँ मुख्य मेला भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को लगता है। जो भर्तृहरि मंदिर है वहाँ पर जो मुख्य मेला लगता है वो भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा भर्तृहरि की आराधना करने आते हैं। पास में ही हनुमान मंदिर है, शिव मंदिर है और श्री राम मंदिर भी स्थित है। भर्तृहरि मंदिर के पास में ही हनुमान मंदिर, शिव मंदिर और श्री राम मंदिर भी स्थित है। इसके अलावा हम बात करें तो सिलीसेड जेल भी कहाँ पर है? अलवर के अंदर है मित्रों। देखिए अरावली के पश्चिमी छोर पर पहाड़ों के बीच प्रसिद्ध सिलीसेड झील स्थित है। अलवर से सरिस्का जाते समय 15 किमी की दूरी पर यह झील है। इसका निर्माण महाराजा विनय सिंह ने 1845 ईस्वी में सिलीसेड बांध के रूप में करवाया था दोस्तों। अब देखिए स्थानीय नदी थी रूपारेल, उसकी एक शाखा थी, उसको रोककर इस झील का निर्माण, सिलीसेड झील का निर्माण करवाया गया था। इस झील के किनारे हरी भरी वादियों के बीच मोती सा चमकता सिलीसेड लेक पैलेस दिखाई देता है। सिलीसेड लेक महल है वो आपको वहीं पर मिलेगा, जिसे राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा हेरिटेज होटल के रूप में संचालित किया जाता है। तो दोनों के दोनों सिलीसेड झील और सिलीसेड लेक पैलेस ये कहाँ पर है? अलवर में दोस्तों। सिलीसेड जिले में पर्यटकों की बोटिंग तथा बर्ड वॉचिंग की सुविधा उपलब्ध है। सर्दियों में विभिन्न प्रजातियों के पक्षी तथा पानी में तैरने बतखें, मगरमच्छ पर्यटकों का मन मोह लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आगे चले तो आते हैं बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा को कहा जाता है सुनहरी द्वीपों का शहर। चलिए बांसवाड़ा में पहला है माही बांध। पर्यटन स्थल में पहला कौन सा है? माही बांध है। माही नदी पर बांसवाड़ा से 18 किलोमीटर दूरी पर संभाग का सबसे बड़ा बांध, उदयपुर संभाग का सबसे बड़ा बांध है, जिसमें 16 गेट है तथा बांध की कुल लंबाई है 3.10 किलोमीटर। वर्षा काल में जब ये पूर्ण भर जाता है तो सभी सेट खोलने पर जो दृश्य उत्पन्न होता है उसका नज़ारा अनुपम व मनोहारी होता है। इसे देखने के लिए पूरे वर्ष सैलानी इंतजार करते हैं और यहाँ वाटर स्पोर्ट्स की असीम संभावना है दोस्तों। तो माही बांध भी एक पर्यटन स्थल है जहाँ पर वर्षा काल में बहुत अच्छा मनोरम दृश्य आपको मिलता है।
तो बांसवाड़ा में नेक्स्ट है त्रिपुरा सुंदरी मंदिर दोस्तों। देखिए बांसवाड़ा डूंगरपुर मार्ग पर 19 किलोमीटर दूरी पर तलवाड़ा गांव के समीप उमराई गांव में स्थित मां त्रिपुरा सुंदरी का प्राचीन मंदिर है दोस्तों। मंदिर के उत्तरी भाग में सम्राट कनिष्क के समय का एक शिवलिंग होने से कहा जाता है कि यह स्थान कनिष्क के पूर्व काल से ही क्या है, प्रतिष्ठित है। काले पाषाण की सिंह पर सवार 18 भुजाओं वाली दिव्य आयु धारण किए हुए देवी की विशाल प्रतिमा है। तो त्रिपुरा सुंदरी 18 भुजाओं वाली है और काले पाषाण की सिंह की जो मूर्ति है उस पर सवार है दोस्तों, जो शक्तिपीठ के रूप में जानी जाती है। स्थानीय लोग इसे तरतई माता या त्रिपुरा माँ लक्ष्मी के नाम से भी पुकारते हैं। मंदिर के समीप शिलालेख है, विक्रम संवत 1540 का लगा हुआ है। देश विदेश में प्रसिद्ध शक्तिपीठ माँ त्रिपुरा सुंदरी आस्था का प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल है दोस्तों। चैत्र व आश्विन नवरात्रि में हजारों संख्या में श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए माँ त्रिपुरा महालक्ष्मी के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते हैं दोस्तों। बांसवाड़ा में नेक्स्ट देखिए तो आता है मानगढ़ धाम। मानगढ़ धाम राजस्थान के जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध मानगढ़ धाम बांसवाड़ा से 85 किलोमीटर की दूरी पर आनंदपुरी के समीप राजस्थान गुजरात की सीमा की पहाड़ी पर स्थित है। यह स्थान आदिवासी अंचल में स्वाधीनता आंदोलन के अग्रज माने जाने वाले संत है गोविंद गुरु की क्रमस्थली माना जाता है। ऐतिहासिक मान्यता अनुसार इसी स्थान पर गोविंद गुरु के नेतृत्व में मानगढ़ की पहाड़ी पर सभा के आयोजन के दौरान अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ स्वतंत्रता की मांग कर रहे 1500 राष्ट्रवादी आदिवासियों पर 17 नवंबर 1913 को अंग्रेजों ने निर्ममतापूर्वक गोलियां चलाकर उनकी नरशंस हत्या कर दी। मानगढ़ धाम पर प्रतिवर्ष मार्गशीर्ष पूर्णिमा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मेले का आयोजन किया जाता है जिसमें राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश से हजारों श्रद्धालु आते हैं। वर्तमान में इसे राष्ट्रीय शहीद स्मारक के रूप में भी जो है विकसित किया जा रहा है। तो मानगढ़ धाम पर मेला कब लगता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा मार्गशीर्ष पूर्णिमा को बांसवाड़ा में। नेक्स्ट बांसवाड़ा की बात करें तो अब्दुल्ला पीर है मित्रों। अब्दुल्ला पीर ये बोरा मुस्लिम संत अब्दुल रसूल की लोकप्रिय मजार है। शहर के दक्षिणी भाग में स्थित इस दरगाह को अब्दुल्ला पीर के नाम से भी जाना जाता है। हर वर्ष बड़ी संख्या में विशेषतः बोरा समुदाय के लोग दरगाह के उर्स में शामिल होने आते हैं दोस्तों। अगला हम जिले की ओर चलें तो जिला आता है हमारे बारा दोस्तों, और बारा के अंदर पहला जो पर्यटन स्थल है वो है सीताबाड़ी। सीता माता और लक्ष्मण को समर्पित ये मंदिर बारा से 45 किलोमीटर दूर है तथा ऐसी मान्यता है कि भगवान राम व सीता के दोनों पुत्र लव व कुश का जन्म यहीं पर हुआ था, सीताबाड़ी के अंदर हुआ था। इसमें कई कुंड भी है जैसे वाल्मीकि कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, सूर्य कुंड आदि कुंड भी आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। प्रसिद्ध सीताबाड़ी मेला भी यही आयोजित किया जाता है। ये एक पिकनिक स्थल के रूप में भी क्या है, सीताबाड़ी प्रसिद्ध है दोस्तों। बारा में पहला सीताबाड़ी। दूसरा पर्यटन स्थल आता है शेरगढ़, जिसको हम कोसवर्धन के किले के नाम से भी जानते हैं। बारा से लगभग 65 किलोमीटर की दूरी पर है परवन नदी, और परवन नदी के किनारे पर स्थित है शेरगढ़ का किला। सबसे लोकप्रिय पर्यटन आकर्षकों में से एक है। यह स्मारक शासकों हेतु सामरिक महत्व रखता था। अनेक वर्षों से विभिन्न राजवंशों के शासन में शेरगढ़ को अपना नाम शेरशाह द्वारा कब्जा करने के बाद मिला, और इसका मूल नाम कोसवर्धन है। इसका कोसवर्धन मूल नाम था, लेकिन जब शेरशाह हैं वो मालवा अभियान पर जा रहे थे तो उन्होंने इसका नाम क्या कर दिया, शेरगढ़ कर दिया दोस्तों। एक शेरगढ़ किला यहाँ पे, दूसरा धौलपुर के अंदर शेरगढ़ का किला है जो स्थित है, उसका भी नाम शेरशाह ने ही रखा था दोस्तों। नेक्स्ट बारा की बात करें तो रामगढ़ भंडदेवरा मंदिर। रामगढ़ भंडदेवरा मंदिर शहर से 40 किलोमीटर दूरी पर भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर 10वीं शताब्दी का प्राचीन मंदिर माना जाता है। रामगढ़ भंडदेवरा मंदिर है जो शहर से 40 किलोमीटर दूरी पर भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर 10वीं शताब्दी का प्राचीन मंदिर है। इसकी वास्तुकला की शैली खजुराहो शैली से मिलती जुलती है। जो वास्तुकला है उसकी शैली खजुराहो शैली से मिलती जुलती है, इसीलिए इसे राजस्थान का मिनी खजुराहो भी कहा जाता है। तो रामगढ़ भंडदेवरा मंदिर है, उसको राजस्थान का मिनी खजुराहो कहा जाता है। एक छोटे तालाब के किनारे बसा यह मंदिर अन्य मंदिरों से अनूठा है। यहाँ प्रसाद के तौर पर एक देवता को मिठाई व सूखे फल चढ़ाए जाते हैं।
तथा दूसरे आराध्य जो दूसरे आराध्य की सेवा में मांस मदिरा प्रस्तुत किया जाता है दोस्तों। यह है 12 का आपका रामगढ़ बंडदेवरा मंदिर। नेक्स्ट आता है बाड़मेर, और बाड़मेर के अंदर प्रसिद्ध है किराड़ू मंदिर दोस्तों। किराड़ू मंदिर थार के रेगिस्तान में चमकते लाल माणक जैसे ये मंदिर शहर से लगभग 35 किलोमीटर दूर है, जिन्हें आप जाकर देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। सोलंकी वास्तुकला शैली में उभरे कंगूरे स्तंभ व पत्थर पर की गई बारीक नक्काशी का काम इन मंदिरों को विशिष्ट बनाता है दोस्तों। इन मंदिरों को भगवान शिव को समर्पित किया गया है। उल्लेखनीय है कि यहाँ कुछ मूर्तियाँ यथास्थान यानी कुछ इधर उधर रेत के दौरों में बिखरी पड़ी है। यहाँ 5 मंदिर है, जिनमें से सोमेश्वर महादेव मंदिर कलात्मक दृष्टि से क्या है, श्रेष्ठ है। तो किराड़ू मंदिर बाड़मेर के अंदर है, 35 किलोमीटर है बाड़मेर से, वहाँ पर ये स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट बाड़मेर के अंदर दूसरा जो मंदिर है वो है श्री नाकोड़ा जी का मंदिर मित्रों। ये भव्य जैन मंदिर बहुत सारे हमले सह चुका है। नाकोड़ा जी का जैन मंदिर है, बहुत सारे हमले सह चुका है। आलम शाह ने 13वीं शताब्दी में इस पर हमला किया, इसे लूट कर ले गया, लेकिन भाग्यवंश भगवान की प्रतिमा है को नहीं ले जा सका। गांव वालों ने हमले का आभास होने पर उन्होंने इस मूर्ति को गांव में ले जाकर छिपा दिया था। शांति होने के बाद 15वीं सदी में प्रतिमा को वापस लाकर मंदिर में पुनः स्थापित किया गया। वैसे 3री शताब्दी में निर्मित इस मंदिर में कई बार पुनर्निर्मित किया जा चुका है, और यहाँ सबसे बड़ा जो मंदिर है वो पार्श्वनाथ जी का है दोस्तों। तो श्री नाकोड़ा जी के जैन मंदिर बाड़मेर के अंदर। नेक्स्ट है रानी भटियाणी का मंदिर। रानी भटियाणी का मंदिर है, बुआसा के नाम से इनको जाना जाता है। तो बुआसा के नाम से प्रसिद्ध रानी भटियाणी एक हिंदू देवी थी, जो पश्चिमी राजस्थान और सिंध पाकिस्तान में क्या थी, पूजनीय थी। बाड़मेर के जसोल गांव में स्थित रानी भटियाणी का मंदिर मुख्यतः डोली जाति की आस्था का केंद्र है। बाड़मेर का जसोल गांव है, वहां पर है रानी भटियाणी का मंदिर, जो डोली जाति का क्या है, आस्था का केंद्र। ये रानी जैसलमेर के जोगीदास गांव की राजकुमारी थी, जोगीदास गांव की थी राजकुमारी, तथा बाटी राजपूत थी। ये राठौड़ राजा से शादी करके बाड़मेर आई, परंतु राठौड़ राजा की बड़ी रानी ने तथा इनके पुत्र लाल सिंह को ईर्ष्यावश जहर दिलवा कर क्या कर दिया, मरवा दिया। ये थी रानी भटियाणी का मंदिर बाड़मेर। नेक्स्ट आता है भरतपुर। भरतपुर में सबसे पहले आपके आएगा केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम की दृष्टि से। ये घने वृक्ष, तालाब, शोरगुल से दूर यह स्थान पक्षियों के लिए स्वर्ग के समान है, या स्वर्ग ही है पक्षियों के लिए। ये इसे 1971 में संरक्षित पक्षी अभ्यारण्य ने 1985 ईस्वी में विश्व धरोहर भी घोषित किया गया है। तो विश्व धरोहर कब हुआ है, 1985 में। यहाँ हजारों की संख्या में विदेशी दुर्लभ पक्षी प्रतिवर्ष सर्दियों में आते हैं, अपने घोंसले बनाते हैं, प्रजनन करते हैं, तथा गर्मियों की शुरुआत में होने पर अपने देश वापस चले जाते हैं। लगभग 230 प्रजातियों के पक्षी यहाँ देखे जा सकते हैं। 18वीं सदी के मध्य भरतपुर के दक्षिणी पूर्व में एक छोटे जलाशय के रूप में घना पक्षी विहार निर्मित किया गया था। आज इसे विश्व का सबसे ज़्यादा शानदार आकर्षक पक्षी विहार होने का क्या है, गौरव प्राप्त है। 18वीं सदी में बनाया गया था और आज क्या है, प्रसिद्ध है दोस्तों। इसमें भारतीय सारस क्रेन, साइबेरियन क्रेन, जल मुर्गी, चीनी मुर्गी, हेरन, पेंटेन, स्टोर्क, कार्बोरेंट, नोबिल्ड डक, वाइट स्पून बिल, सैंड पाइपर आदि विभिन्न प्रजातियों के पक्षी आते हैं, विचरण करते हैं। और बहुत सारी जो विलुप्त की कगार पर प्रजातियां हैं, उनके पक्षी भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकेंगे। भरतपुर का दूसरा जो है पर्यटन स्थल वो है लोहागढ़ किला। नाम से ही प्रभावित करने वाला ये किला कई ब्रिटिश हमलों का सामना कर चुका है, और अंततः ब्रिटिश सैन्य अधिकारी लॉर्ड कंबरनियर ने 1826 में इस पर कब्जा कर लिया था। बहुत बार ब्रिटिश अटैक हुआ, लेकिन इसको कोई जीत नहीं पाया था दोस्तों। अंत में ब्रिटिश अधिकारी ने यहाँ पर कब्जा किया था। इसके मजबूत गेट अष्टधातु व लकड़ी के बने हैं, तथा दुश्मनों से बचने के लिए चारों ओर खाई खोदी गई। जो अष्टधातु और लकड़ी से बने हुए गेट है वो लाल किला से लेकर आए गए हैं दोस्तों, जिसमें पानी, जो खाई खोदी गई है उसमें पानी भर दिया जाता है। किले के अंदर सुंदर स्मारकों की कोठी खास, महल खास, मोती महल, किशोरी महल है दोस्तों। किले के 8 विशाल बुर्जों में से जवार बुर्ज महाराजा जवार सिंह की मुगलों पर विजय 1765 ईस्वी में, और फतेह बुर्ज अंग्रेजों पर विजय के स्मारक में 1806 के अंदर बनाई गई है।
कुल 8 बुर्ज है, जिनमें से 2 मुख्य है, जवार बुर्ज और फतेह बुर्ज। यहाँ से क्वेश्चन आया भी है और आता रहता है दोस्तों। नेक्स्ट भरतपुर में चलें तो आता है बंद बारेटा। ये भरतपुर के शासकों का पुराना वन्य जीव अभ्यारण्य है। भरतपुर के जो शासक थे उनका वन्य जीव अभ्यारण्य था बंद बारेटा, जहाँ शिकार खेलने के लिए शाही परिवार आते थे। अभी यह वन विभाग के अधीन है। महाराजा जसवंत सिंह ने 1866 ईस्वी में यहाँ पर बांध का निर्माण प्रारंभ कराया था और 1897 ईस्वी में महाराजा राम सिंह ने इसको पूरा करवाया था। इस बांध के निकट शाही महल महाराजा किशन सिंह में बनवाया, जो कि अब भरतपुर शाही परिवार की क्या है, निजी संपत्ति है। जो वहाँ पर बांध का निर्माण करवाया गया है, उस बांध के किनारे शाही महल है, जो भरतपुर का जो शाही परिवार है उसकी निजी संपत्ति है। बंद बारेटा में चौपाए जानवरों के अलावा लगभग 200 से अधिक प्रजातियों के पक्षी भी विचरण करते हैं। नेक्स्ट आता है गंगा मंदिर, जो भी कहाँ पर है, भरतपुर में। भरतपुर का लोकप्रिय मंदिर राजपूत, मुगल व द्रविड़ स्थापत्य शैली का सुंदर मिश्रण है। यह मंदिर महाराजा बलवंत सिंह द्वारा 1845 ईस्वी में बनाना शुरू किया गया था, जिसका निर्माण कार्य 90 वर्षों तक चला था दोस्तों। उनके उत्तराधिकारी राजा बरजेंद्र सिंह ने इस मंदिर में देवी गंगा की मूर्ति की स्थापना की थी। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर के निर्माण के लिए राज्य के सभी कर्मचारियों व समृद्ध लोगों ने 1 माह का वेतन दान किया था। ये मुख्य आकर्षण भगवान कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, शिव पार्वती की मूर्तियां हैं। गंगा सप्तमी व गंगा दशहरा के अवसर पर यहाँ बड़ी संख्या में लोग आते हैं दोस्तों। तो गंगा मंदिर कहाँ पर है, भरतपुर के अंदर। नेक्स्ट में चलिए, नेक्स्ट आता है हमारे भीलवाड़ा, जिसको हम जानते हैं वस्त्र नगरी के नाम से दोस्तों। भीलवाड़ा वस्त्र नगरी, राजस्थान का मैनचेस्टर दोस्तों। यहाँ पर है मेनाल जलप्रपात, जो देखते ही आपको ऐसा लगेगा कि रियल में देखने के लायक या पर्यटन करने की जगह है दोस्तों। भीलवाड़ा से 80 किलोमीटर दूर है। कोटा रोड पर नेशनल हाईवे 27 पर मेनाल अपने अलौकिक नैसर्गिक वैभव के कारण हजारों की संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करता है। चारों तरफ जंगलों से घिरा मेनाल का जंगल दूर दराज क्षेत्रों से आने वाले वह विदेशी पर्यटक है उनको क्या करता है, आकर्षित करता है। 150 फीट गहरी खाई में गिरने वाली जलधारा बड़ी जोर की आवाज़ करती है और देखने वालों की नज़र वहाँ से हटनी नहीं है। मेनाल में शिव जी का अत्यंत सुंदर व वैभवशाली मंदिर भी आपको देखने को मिलेगा। इसलिए मेनाल जलप्रपात 150 फीट ऊंचाई से पानी गिरता है, देखने को ही बनता है दोस्तों, और हजारों पर्यटक हर साल वहाँ पर देखने जाते हैं। भीलवाड़ा का दूसरा है मांडलगढ़। मांडलगढ़ देखिए, भीलवाड़ा से 54 किलोमीटर दूर स्थित इस जगह का ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि यह मध्यकाल के दौरान कई युद्धों का साक्षी रहा है मांडलगढ़। इतिहास प्रसिद्ध हल्दीघाटी युद्ध से पूर्व मुगल सेनापति मानसिंह ने इस स्थान पर डेरा जमाया था। लगभग आधा मील लंबा किला पहाड़ी के शिखर पर प्राचीरों व खाई की सुरक्षा के साथ अड़ीग है। किले में 2 मंदिर है, जिनमें एक भगवान शिव को समर्पित है और दूसरा भगवान कृष्ण को समर्पित है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में तीसरी जगह आती है शाहपुरा देखने की। भीलवाड़ा से 55 किलोमीटर दूर शाहपुरा कस्बा है। ये 4 दरवाजे वाली दीवार से घिरा है, 4 दरवाजों वाली दीवार से है जो घिरा है। राम सनई संप्रदाय के अनुयायियों ने सन 1804 में स्थापित तीर्थ स्थान है दोस्तों। पूरे वर्ष देश भर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। यहाँ 5 दिन के लिए फूलडोल मेला के रूप में आयोजित होने वाला वार्षिक मेला फाल्गुन शुक्ला मार्च अप्रैल में आयोजित किया जाता है। शाहपुरा के उत्तरी भाग में एक विशाल महल परिसर है, जो छज्जों, मीनारों व छतरियों द्वारा सुशोभित है। एक विशाल महल भी मिलता है शाहपुरा में। इसके ऊपरी भाग से रमणीय झीलें, शहर के सुंदर दृश्य को देखा जा सकता है। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह, जोरावर सिंह, प्रताप सिंह बारट शाहपुरा के थे दोस्तों। जो बारट परिवार है वो कहाँ के थे, शाहपुरा के थे। तीरमूर्ति स्मारक बारट जी की हवेली, जो अब एक राजकीय संग्रहालय में परिवर्तित कर दी गई है। और पिवनिया तालाब यहाँ के मुख्य या अन्य महत्वपूर्ण आकर्षण है। शाहपुरा पारंपरिक फड़ चित्रण के लिए भी जाना जाता है दोस्तों। तो ये था शाहपुरा भीलवाड़ा का। आगे आता है बूंदी, जिसको कुंड व बावड़ियों का शहर के नाम से हम जानते हैं बूंदी को, जिसमें सबसे बड़ा पहला आता है तारागढ़ फोर्ट। एक अजमेर में भी तारागढ़, यहाँ पर भी तारागढ़। राजपूत शैली में 1354 ईस्वी में राजा बरसिंह द्वारा निर्मित ये किला बूंदी की सबसे आकर्षक जगह है। ये किला और ऊंची महल ऊंची पहाड़ी पर बने हैं तथा दुर्भाग्य वंश जंगली झाड़ियों के बीच जीर्ण शीर्ण अवस्था में है।
इसकी सुंदरता का अनुमान इसके देवालय, स्तंभ, शीर्ष मंडपों वाली छतरियों, वर्गाकार छत, हाथी व कमल के रूप में सजी इसकी सुंदरता के रूप में लगाया जा सकता है। यह है तारागढ़ फोर्ट। तारागढ़ फोर्ट से आगे चलते तो आता है 84 खंभों की छतरी। बूंदी के महाराजा अनिरुद्ध सिंह द्वारा अपने दाई भाई देवा की स्मृति में बनवाई गई स्मृति 84 खंभों की पर टिकी हुई है। बूंदी के महाराजा थे अनिरुद्ध सिंह, उनकी दाई भाई थे देवा, उनकी स्मृति में बनाई गई थी। ये एक प्रभावशाली व सुंदर संरचना है जिसमें पर्यटक इसकी कलात्मक नक्काशी, जिसमें हिरण है, हाथी है, अप्सराओं का चित्रांकन है, के कारण इसको क्या करते हैं, पसंद करते हैं। और बूंदी के अंदर 84 खंभों की छतरी आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट बूंदी की बात करें तो बूंदी में चित्रमहल। बूंदी का चित्रमहल किसी जमाने में बहुत शानदार बगीचों से भरपूर महल था, जिसमें विभिन्न कलात्मक फव्वारे लगे हुए थे, बहुत से तालाब थे जिनमें विभिन्न प्रजातियों की तथा अनोखी व विदेशी मछलियां हुआ करती थी। इस महल का नाम इसलिए चित्रमहल रखा गया क्योंकि इसकी सभी दीवारों और छतों पर बेहद सुंदर व आकर्षक पेंटिंग सजाया गया है। चित्रमहल बूंदी का प्रसिद्ध है मित्रों, सर्वाधिक पक्षियों के चित्र यहाँ पर बने हुए हैं। पुराने जमाने में 18वीं शताब्दी के दौरान बूंदी शहर मैनचेस्टर पेंटिंग्स बनाने का कलाकारों का क्या था, गढ़ था, और यहाँ के राजा मिनिएचर पेंटिंग्स को बहुत बढ़ावा देते थे। क्या करते थे, बढ़ावा देते थे दोस्तों। देवी देवताओं, युद्धों के दृश्यों, हाथियों व राधा कृष्ण के विभिन्न क्रियाकलापों के चित्र केवल इसी क्षेत्र की कला में देखने को मिलते हैं। चित्रमहल में एक और चित्रशाला भी है जिसे महाराजा उमेद सिंह के आदेशों से बनाया गया था दोस्तों। अब देखिए जो ये चित्रशाला है ना चित्रमहल के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है। ये चित्रशाला चूंकि महल के एकदम अंदरूनी हिस्से में, इसलिए ये बनी पेंटिंग्स को सूर्य की रोशनी, मौसम की नमी से अभी तक कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ना तो सूर्य की रोशनी वहाँ पर जाती है, ना नमी है, बरसात की नमी है वो पहुँच पाती है, तथा कलाकारों द्वारा पेंटिंग्स को दी गई पहचान और रंग अपने मूल रंग में आज भी मौजूद है दोस्तों। नेक्स्ट है रानी जी की बावड़ी। बावड़ियों का तो शहर कहा ही जाता। देखिए क्वीन स्टेपवेल रानी जी की बावड़ी सन 1899 में बूंदी के शासक राव राजा अनिरुद्ध सिंह की छोटी रानी नाथावती के द्वारा बनवाई गई थी। इस बावड़ी का मुख्य द्वार आमंत्रण देता हुआ प्रतीत होता है कि आइए और बावड़ी के दर्शन कीजिए। बहुमंजिला बावड़ी के तोरण द्वार पर गजराज के उत्कृष्ट नक्काशीदार अंकन है, जिसमें उनकी सूंड को अंदर की ओर मोड़ा गया है। ऐसा आभास होता है कि मानो हाथी बावड़ी से क्या कर रहा है, पानी पी रहा है दोस्तों। तो ये थे बूंदी के पर्यटन स्थल। आगे हम चलते हैं तो आता है हमारा चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ में तो चित्तौड़ का किला ही क्या है आपका प्रसिद्ध है मित्रों। चित्तौड़गढ़ में चित्तौड़ का किला है प्रसिद्ध। तो सबसे पहले देख लेते हैं चित्तौड़गढ़ का किला। सिसोदिया राजपूतों का गढ़। ये किला गंभीरी व बेड़स नदी के तट पर स्थित है, गंभीरी और बेड़स नदी पर। इस किले के निर्माण की ऐतिहासिक तिथि पर मतभेद है। ऐतिहासिक तिथि है उस पर लेकर मतभेद अभी इतिहासकारों में चल रहा है। पौराणिक कथा के अनुसार इसका निर्माण पौराणिक युग में महाभारत महाकाव्य के एक पांडव नायक भीम द्वारा प्रारंभ करवाया गया था। किले में बहुत से भव्य स्मारक है, जिनमें से कुछ समय समय पर मार झेल कर जीर्ण शीर्ण हो रहे हैं दोस्तों। यह है चित्तौड़गढ़ का किला। चित्तौड़गढ़ के किला के अलावा चित्तौड़गढ़ किले में देखिए है विजय स्तंभ। ये महाराणा कुंभा ने मालवा के मुस्लिम शासक को हराकर अपनी विजय का जश्न मनाने और उसे चिर स्थायी करने के उपलक्ष्य में 1440 ईस्वी में बनवाना शुरू किया था, जो 8 वर्षों में क्या हुआ था, निर्मित हुआ था। शिल्प कला का अद्भुत जो नमूना है विजय स्तंभ लाल बलुआ पत्थर व सफ़ेद संगमरमर में बनाया गया है। 9 मंजिला स्तंभ है। इसमें देवी देवताओं की मूर्तियों पर अलंकृत की गई है। इसमें ऊपर जाने के लिए संकरी सीढ़ियों का रास्ता है और ऊपर जाकर बालकनियों से पूरे शहर का विहंगम दृश्य है, उसको आप देख सकते हैं दोस्तों। विजय स्तंभ और विजय स्तंभ के पास ये कीर्ति स्तंभ। ये एक विशाल स्तंभ है जिसे त्रितकर व महान शिक्षाविद आदिनाथ जी को समर्पित है। एक धनी जैन व्यापारी जीजा बगेरवाल और उसके पुत्र पुण्य सिंह ने 13वीं शताब्दी में बनवाया था। ये 24.5 मीटर ऊंचा हिंदू स्थापत्य कला में बना है। विजय स्तंभ से पुराना है, हिंदू स्थापत्य शैली का बना हुआ है और जो विजय स्तंभ है उससे पुराना है। इससे 6 मंजिले स्तंभ पर जैन तीर्थकरों की तथा ऊपरी मंजिलों में सैकड़ों लघु मूर्तियां शिल्पाकृत की गई है। चित्तौड़गढ़ में ही स्थित है मित्रों बेसरोडगढ़ किला, बहुत इंपॉर्टेंट। ये भव्य आकर्षक किला 200 फुट
ऊंची सपाट पहाड़ी की चोटी पर है। चंबल और ब्राह्मणी नदियों के तट पर है भैंसरोडगढ़ किला, जलदुर्ग का उदाहरण है। इस किले की सुंदरता से अभिभूत होकर ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स टोड ने कहा था कि यदि उन्हें राजस्थान में जागीर यानी संपत्ति की पेशकश की जाए तो वह भैंसरोडगढ़ को ही क्या करेंगे, चुनेंगे। कोई सटीक जानकारी न मिलने के कारण इस किले के निर्माण के संबंध में कुछ स्पष्ट कहा नहीं जा सकता कि इसका किसने निर्माण करवाया। हालांकि ये किला दूसरी शताब्दी से निर्मित किया गया है। ऐसा माना जाता है कि कई वंशों के अधीन रहने के बाद ऐसी मान्यता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले का पर हमला किया और यहाँ के जो भी पुराने मंदिर और इमारतें थी उनको क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। वर्तमान में किले के शाही परिवार के द्वारा शानदार हेरिटेज होटल के रूप में संचालित किया जा रहा है। तीन तरफ नदियों से घिरे और अरावली पर्वतमाला व घने जंगलों के बीच स्थित इस किले की खूबसूरती देसी विदेशी पर्यटक है उनको क्या करती है, आकर्षित करती है। दोस्तों आगे चले तो आता है हमारा दौसा की फेमस है चांद बावड़ी, आबानेरी में है। दौसा के आबानेरी जगह पर है चांद बावड़ी। राजा चंद्रक द्वारा स्थापित जयपुर आगरा सड़क पर आबानेरी की चांद बावड़ी दौसा जिले का मुख्य आकर्षण है। इसका असली नाम है आभा नगरी था, परंतु आम बोलचाल की भाषा में आबानेरी हो गया। पर्यटक विभाग द्वारा यहाँ प्रत्येक वर्ष सितंबर अक्टूबर में आबानेरी जो महोत्सव है उसका आयोजित किया जाता है। ये 2 दिन तक चलता है तथा पर्यटकों के मनोरंजन के लिए राजस्थानी खाना व लोक कलाकारों के द्वारा विभिन्न गीत व नृत्यों का कार्यक्रम यहाँ पर किया जाता है। तो चांद बावड़ी आबानेरी दौसा में। इसके अलावा हर्षद माता मंदिर भी कहाँ पर है, आबानेरी के अंदर। दौसा से 33 किलोमीटर दूरी चांद बावड़ी परिसर में ही स्थित है। यह मंदिर हर्षद माता को समर्पित है। चांद बावड़ी दौसा 33 किलोमीटर दूर और चांद बावड़ी परिसर है वहीं पर स्थित है। हर्षद माता अर्थात उल्लास की देवी। ऐसी मान्यता है कि देवी हमेशा हंसमुख प्रतीत होती थी और भक्तों को खुश रहने का क्या करती थी, आशीर्वाद प्रदान करती थी। यह है आपके दौसा में। आगे हम चलें तो आएगा धौलपुर, और धौलपुर के अंदर है वन विहार अभ्यारण्य। धौलपुर के शासकों के मनोरंजन के लिए अभ्यारण्य 24 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में बनाया गया। यह अभ्यारण्य पर्यटकों व विशेषकर प्रकृति प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। यहाँ पाए जाने वाले सांबर, चित्तल, नीलगाय, जंगली सुअर, बालू, हाइना, तेंदुआ जैसे जीवों के साथ साथ विभिन्न वनस्पतियों के भंडार भी आपको वन विहार अभ्यारण्य धौलपुर वाले के अंदर मिल जाएंगे। दोस्तों धौलपुर में एक अन्य जगह है मचकुंड। देखिए मित्रों, सूर्यवंशीय साम्राज्य के 24वें शासक राजा मचुकुंद के नाम से इस प्राचीन और पवित्र स्थल का नाम रखा गया मचकुंड। शहर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थल भगवान राम से पहले 19वीं पीढ़ी तक राजा मुचुकुंद के शाही कार्य स्थल के रूप में था रहा। प्राचीन धार्मिक साहित्य के अनुसार राजा मुचुकुंद एक बार गहरी नींद में सोया हुआ था, तभी दैत्य कालियमन ने अचानक उसे उठा लिया, परंतु एक देवी आशीर्वाद से दैत्य जलकर भस्म हो गया। इसी कारण यह प्राचीन पावन तीर्थ स्थल है जो माना जाता है मचकुंड। मचकुंड है कहाँ पर, आपको इतना ही याद रखना है, धौलपुर में। आगे चलिए, नेक्स्ट है तालाब शाही। सन 1617 ईस्वी में तालाब ए शाही के नाम से मशहूर एक खूबसूरत झील शहजादे शाह के लिए शिकारगाह के रूप में बनवाई गई थी। तालाब ए शाही जो झील है ये शहजादे शाहजहां के लिए बनवाई गई। धौलपुर से 27 किलोमीटर दूर और बाड़ी से 5 किलोमीटर की दूरी पर यह झील राजस्थान की खूबसूरत झीलों में से एक है। यहाँ पर सर्दियों के मौसम में कई प्रकार के प्रवासी पक्षी अपने घोंसले बनाने के लिए आते हैं, जैसे पिनटेल, रेड कार्टेल, पोच, बतख, कबूतर आदि। दोस्तों तो तालाब ए शाही धौलपुर में। नेक्स्ट आगे बात करें तो आता है हमारा डूंगरपुर, और डूंगरपुर का प्रसिद्ध है बेणेश्वर मंदिर। दोस्तों सोम, माई, जाखम नदियों में डुबकी लगाने के बाद बेणेश्वर मंदिर में भगवान शिव की आराधना करने के लिए भक्तगण समर्पण भाव से यहाँ आते हैं। त्रिवेणी संगम पर है बेणेश्वर, सोम, माई, जाखम के। इस अंचल के सर्वाधिक पूजनीय शिवलिंग बेणेश्वर मंदिर में स्थित है। सोम और माई नदियों के तट पर स्थित 5 फुट ऊंचा यह स्वयं भू शिवलिंग शीर्ष से 5 हिस्सों में बटा हुआ है। बेणेश्वर मंदिर के पास विष्णु मंदिर है। एक अत्यंत प्रतिष्ठित संत और भगवान विष्णु का अवतार माने जाने वाले मावजी की बेटी जनक कुंवरी द्वारा 1793 ईस्वी में निर्मित किया गया मावजी का है। दोस्तों कहा जाता है कि मंदिर उस स्थान पर निर्मित है जहाँ पर मावजी ने भगवान से प्रार्थना करते हुए अपना समय है जो बिताया था।
मावजी के दो शिष्य अजय व वाजे ने लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण कराया। इन मंदिरों के अलावा भगवान ब्रह्मा का मंदिर भी है। माघ शुक्ल पूर्णिमा फरवरी माह में सोम माही जाकम नदियों के संगम पर विशाल मेला बढ़ता है, जहां दूर दूर के गांवों तथा शहरों से लोग आदिवासी पवित्र स्नान करके और मंदिर में पूजा करने आते हैं। माघ शुक्ल पूर्णिमा के दिन बेणेश्वर में मेला बढ़ता है। नेक्स्ट है गलियाकोट। देखिए डूंगरपुर में गलियाकोट दाऊदी बोहरा समाज का पवित्र स्थान है गलियाकोट दरगाह दोस्तों। डूंगरपुर से 58 किलोमीटर की दूरी पर माही नदी के किनारे स्थित गलियाकोट नामक एक गांव है। यहाँ सैयद फखरुद्दीन की मजार के लिए जाना जाता। गलियाकोट सैयद फखरुद्दीन की मजार के लिए प्रसिद्ध है। वह एक प्रसिद्ध संत है जिनकी मृत्यु के बाद गांव में ही उनको दफन कर दिया गया। यह मजार श्वेत संगमरमर से बनाई गई और उनकी दी हुई शिक्षाएं दीवारों पर सोने के पानी से उत्कीर्ण की गई है। सोने के पानी से उनको लिखा गया है। गुंबद के अंदरूनी हिस्से को खूबसूरत स्वर्ण पत्रों से सजाया गया है, जिसमें पवित्र कुरान की शिक्षाओं का कब्र पर सुनहरे पन्नों से में उत्कीर्ण किया गया है। तो गलियाकोट डूंगरपुर के अंदर है और किनकी है? सैयद फखरुद्दीन की मजार है दोस्तों। नेक्स्ट आगे चले तो आती है गेब सागर। गेब सागर की बात करें तो इस झील का प्राकृतिक वातावरण व कोलाहल से दूर होने के कारण यहाँ बड़ी संख्या में पक्षियों का बसेरा है। रमणीय गेब सागर डूंगरपुर का एक प्रसिद्ध आकर्षक है। रमणीय गेब सागर है जो डूंगरपुर का क्या है? एक प्रसिद्ध आकर्षण है। आगे देखिए, इसके तट पर श्रीनाथ जी का मंदिर समूह है। इस मंदिर परिसर में कई अति सुंदर नक्काशीदार मंदिर व विजय राज रागेश्वर मंदिर भी शामिल है। तो गेब सागर झील डूंगरपुर के अंदर स्थित है दोस्तों। आगे आता है हमारा हनुमानगढ़ जिला, जिसके अंदर मुख्य रहती है कालीबंगा सभ्यता। 4500 वर्ष पूर्व यह सरस्वती नदी के किनारे हड़प्पा कालीन सभ्यता फल फूल रही थी। पुरातत्व प्रेमियों के लिए महत्वपूर्ण स्थान कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की प्राप्ति स्थल के कारण क्या है? प्रसिद्ध है। यह अवशेष 2500 वर्ष ईसा पूर्व के हड़प्पा व पूर्व हड़प्पा युग से संबंधित है। कालीबंगा में खुदाई में हड़प्पा कालीन सील, मानव कंकाल, अज्ञात स्क्रिप्ट, तांबे की चूड़ियाँ, मोती, सिक्के, टेराकोटा और सीप के खिलौने मिले। 1983 ईस्वी में स्थापत्य व पुरातत्व संग्रहालय भी यहाँ पर स्थापित किया गया, जिसे 1961 से 1989 के दौरान हड़प्पा स्थल पर खुदाई में निकले अवशेषों से निर्मित किया गया है। अवशेषों के लिए निर्मित किया गया। जो अवशेष वहाँ पर मिले वहाँ पर आप देख सकते हैं। यह संग्रहालय में 3 दीर्घाएं, जिनमें एक दीर्घा पूर्व हड़प्पा काल और शेष 2 दीर्घाएं हड़प्पा काल की कलाकृतियों के लिए क्या है? समर्पित है दोस्तों। हनुमानगढ़ में नेक्स्ट है बटनेर का किला, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है मित्रों। देखिए, बटनेर भट्टीनगर का अपभ्रंश तथा उत्तरी सीमा का प्रहरी के रूप में विख्यात है। भारत के सबसे पुराने किलों में से एक माना जाने वाला बटनेर का किला हनुमानगढ़ किला गंगानगर हनुमानगढ़ किला बटनेर का किला या हनुमानगढ़ का किला गग्गर नदी के तट पर स्थित है। किले का महत्व इस तथ्य से लगाया जाता है कि आईने अकबरी में इसका उल्लेख किया गया। आईने अकबरी के अंदर भी इसका उल्लेख मिलता है। किले का निर्माण लगभग 1700 साल पहले जैसलमेर के राजा बाटी के पुत्र भूपत ने किया था। तैमूर व पृथ्वीराज चौहान सहित कई शासकों ने किले पर कब्जा करने की कोशिश की। सदियों से कोई किले को नहीं जीत पाया था। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण इसी बटनेर के किले पर हुए थे दोस्तों। अंत में 1805 में बीकानेर के राजा सूरत सिंह ने भाटी राजाओं को पराजित कर इस किले पर क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। अंत में कब्जा किसने किया है? भाटी राजाओं ने कब्जा ही। बीकानेर भाटी राजा तो वहाँ के शासक थे, बीकानेर के शासकों ने यहाँ पर कब्जा किया। बटनेर के किले से हम आगे चलते तो आता है जयपुर, और जयपुर को कहा जाता है गुलाबी नगर। और यहाँ का सबसे पहला पर्यटन स्थल आता है, वो आता है हवा महल। बाहर की तरफ से भगवान कृष्ण के मुकुट जैसा दिखाई देने वाला ये महल अनूठा है। सन 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनाया गया ये महल 5 मंजिला है और इसका डिजाइनकार था लालचंद उस्ता दोस्तों। वास्तुकार या डिजाइनर कौन था? लालचंद उस्ता दोस्तों। गुलाबी शहर का प्रतीक हवा महल बलुआ पत्थर से बना राजस्थानी वास्तुकला व मुगल शैली का क्या है? मिश्रण है। इसकी दीवारें सिर्फ 1.5 फुट चौड़ी है तथा 953 बेहद सुंदर आकर्षक छोटे छोटे आकार के झरोके हैं। इन्हीं झरोके
इसे बनाने का मूल उद्देश्य शहर में होने वाले मेले त्योहारों व जुलूसों को महारानियाँ इस महल के अंदर बैठकर देख सके इसलिए। और ये वातानुकूलित है मित्रों। हवा महल गर्मी के मौसम में भी झरोखों के कारण क्या रहता है, वातानुकूलित होता है, रहता है दोस्तों। ये था हवा महल। हवा महल के बाद बात करें तो आमेर महल है। आमेर महल देखिए मित्रों, जयपुर से 11 किलोमीटर की दूरी पर कच्छावाओं की पुरानी राजधानी आमेर, जयपुर से पहले आमेर थी, अपने किले व स्थापत्य के लिए पर्यटकों का मुख्य आकर्षण थी। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल आमेर। पूर्व में कच्छाओं की प्रमुख राजपूतों की राजधानी आमेर महल ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। यह हिंदू मुगल शैली का क्या है, सुंदर मिश्रण है। आमेर का महल सन 1592 में राजा मानसिंह प्रथम ने दुश्मनों से मुकाबला व बचाव करने के लिए बनाया था। आमेर का महल का आंतरिक भाग लाल बलुआ पत्थर तथा संगमरमर से बनाया गया है। इसमें नक्काशी का कार्य, बहुमूल्य पत्थरों की जड़ाई, मीनाकारी का काम, पच्चीकारी का काम, जगह जगह लगे बड़े बड़े दर्पण इसकी भव्यता पर चार चांद है जो लगाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जयपुर में आमेर महल के बाद आता है जंतर मंतर। जंतर मंतर देखिए, जयपुर के संस्थापक महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा बनाए गए हैं। सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा बनाए गए हैं जंतर मंतर। पहला क्वेश्चन, खगोलीय वेधशालाओं में सबसे विशाल है, ये जो वेधशालाएं हैं उनमें सबसे विशाल है जयपुर की ये वेधशाला, इसे जंतर मंतर कहते हैं। यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया। इसमें बनाए गए जटिल यंत्र समय को मापने, सूर्य की गति व कक्षाओं का निरीक्षण तथा आकाशीय पिंडों के संबंध में विस्तारपूर्ण जानकारी जंतर मंतर के द्वारा मिलती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, जंतर मंतर सीधा नहीं आएगा, यहाँ से आंतरिक क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट है जयगढ़ फोर्ट। सन 1725 में महाराजा जयसिंह द्वारा ये किला आमेर की सुरक्षा के लिए बनवाया गया था। इसमें बने शस्त्रागार, अनूठा संग्रह, शस्त्र संग्रहालय, तोपें बनाने का कारखाना तथा विश्व की सबसे बड़ी जयबाण तोप के कारण राजस्थान में आने वाला प्रत्येक पर्यटक जयपुर आकर इस तोप को जरूर देखना चाहता है दोस्तों। इस तोप को एक बार चलाया गया था जिसमें शहर से 35 किलोमीटर दूर एक गड्ढा बन गया था दोस्तों। इसकी लंबाई, तोप की लंबाई 31 फुट 3 इंच है और वजन 50 टन है दोस्तों। इसके 8 मीटर लंबे बैरल में 100 किलो गन पाउडर भरा जा सकता है। 8 मीटर लंबा जो बैरल है उसमें 100 किलो गन पाउडर भरा जा सकता है। जयपुर का नेक्स्ट आता है नाहरगढ़ किला, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंधेरी रात में तारों की छांव में नाहरगढ़ किले से जयपुर शहर का विहंगम, अभूतपूर्व, अद्भुत व मदमस्त नज़ारा सारी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। शहर की रोशनी को देखकर लगता है कि तारे जमीन पर उतर आए। सन 1734 में महाराजा जयसिंह के शासनकाल के दौरान इस किले का निर्माण किया गया जो शहर का पहरेदार मालूम होता है। इस किले में बनाए गए नादवेंद्र भवन को ग्रीष्मकाल में महाराजा के निवास के रूप में काम में लिया जाता था। रानियों के लिए आरामदेह बैठक तथा राजाओं के कक्षों का समूह आलीशान दरवाजे, खिड़कियों व भित्ति चित्रों से सजाया गया है। नाहरगढ़ अतीत की यादों को समेटे हुए शान से खड़ा है। अभी हाल ही में मेल में स्कल्पचर आर्ट गैलरी भी बनवाई गई है दोस्तों। यह था नाहरगढ़ जयपुर में। इसके अलावा अल्बर्ट हॉल भी कहाँ पर है, जयपुर के अंदर है। सेंट्रल म्यूजियम जो आपको रामनिवास बाग के मध्य में दिखाई देगा। सन 1876 में प्रिंस ऑफ वेल्स ने इसकी आधारशिला या नींव रखी थी। इसका नाम लंदन के अल्बर्ट संग्रहालय के नाम पर अल्बर्ट हॉल रखा गया। सर स्विंटन जेकब द्वारा इसका डिजाइन बनवाया गया तथा इंडो सार्सेनिक स्थापत्य शैली के आधार पर इसका निर्माण करवाया गया, अरबी शैली और भारतीय शैली। रामनिवास बाग के बीच में अल्बर्ट हॉल के अभूतपूर्व और मनमोहक इमारत हर मौसम के पर्यटकों को आकर्षित करती है। इसमें जयपुर कला विद्यालय, कोटा, बूंदी, किशनगढ़, उदयपुर शैली के लघु चित्रों का बड़ा संग्रह है जो आपको मिलेगा दोस्तों। इसके अलावा जयपुर में है गलता जी। देखिए गलता जी, गलता जी जयपुर का एक प्राचीनतम तीर्थ स्थल है। ये गालव ऋषि तपोस्थली है। गालव ऋषि की क्या है, तपोस्थली है दोस्तों। गलता जी स्थित कुंड में स्नान का धार्मिक महत्व है। कुंड है वहाँ पर धार्मिक महत्व रहता है स्नान करने का। तीर्थयात्री यहाँ पवित्र स्नान हेतु आते हैं। इस स्थान में मंदिर, मंडप व पवित्र कुंड है। गलता जी आने के लिए आगंतुक पहले राम गोपाल जी मंदिर परिसर में आते हैं, जिसे स्थानीय लोगों द्वारा बंदर मंदिर कहा जाता है। इसे यह नाम इसलिए दिया जाता है कि बंदिरों के एक बड़े समूह की वजह से मिला दोस्तों।
यहाँ पाए जाने वाले मिला। हरियाली का खूबसूरत नज़ारा व उछलते कूदते बंदर क्षेत्र के कुशलनुमा माहौल में इजाफा करते हैं। पहाड़ी की चोटी पर सूर्य देव को समर्पित एक छोटा मंदिर भी है, जिसे सूर्य मंदिर कहा जाता है। दीवान कृपाराम द्वारा निर्मित यह मंदिर शहर के लोगों के लिए क्या है, पूजनीय। ये थे गलताजी। गलताजी से आगे हैं इसरलाट या सरगासुली। शहर के बीचों बीच 60 फीट की ऊंचाई 60 फीट ऊंची भव्य मीनार इसरलाट को स्वर्णभेदी मीनार या सरगासुली भी कहते हैं। राजा ईश्वरी सिंह ने 1749 ईस्वी में इस मीनार को एक शानदार जीत की स्मृति में बनवाया। त्रिपोलिया गेट आप अगर गए हैं तो उसके निकट इस मीनार के यह जो ये स्थित है, और इसके अंदर है जो सीढ़ी है ऊपर जाने के लिए क्या बनी हुई है, इसरलाट के अंदर सीढ़ियाँ बनी हुई है, जिस पर चढ़कर आप जयपुर का विहंगम दृश्य है वो दिखाई देता है आपको और आप देख सकते हैं। इसरलाट के आगे हम चलते हैं तो आता है गोविंद देव जी का मंदिर। श्री गोविंद देव जी आकर्षक प्रतिमा सवाई जयसिंह वृंदावन से जयपुर लेकर आए थे। तो गोविंद देव जी की जो प्रतिमा है वो वृंदावन से सवाई जयसिंह के द्वारा लाई गई है, जो यहाँ पूरे सम्मान से शहर के परकोटे में स्थित श्री गोविंद देव जी के मंदिर में स्थापित की गई। शाही परिवार व स्थानीय लोगों द्वारा पूजनीय गोविंद देव जी में 7 झांकियों के माध्यम से दर्शन की समुचित व्यवस्था की गई है। आज पार्ट 1 के अंदर जिले के अनुसार हम चल रहे थे, कम से कम 10 जिलों के आसपास हमने जो है पर्यटन स्थल देखा। थ्योरी लेकर आया हूँ, थ्योरी इसलिए लेकर आया क्योंकि नॉर्मल आपको जानकारी मिल जाए उसके लिए इतनी थ्योरी लेकर आया हूँ। बाकी आपको सीधा मैं दे सकता था ज्ञान, लेकिन थोड़ा बढ़ा कर दिया। अब पार्ट 2 है वो नेक्स्ट कल क्लास में हमारा रहेगा, तो आज की क्लास को अगर आपने मिस कर दिया बाद में देखा, लेकिन कल 9 बजे आप जरूर अटेंड हो जाना दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी है चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।